न्यूज। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका स्वागत है शाम की खबरों में और अब शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिशा सलियन केस में SIT के हलफनामे को बताया झूठा। सतीश सीलियन के वकील ने अदालत में दायर की अवमानना याचिका। एम्स की डॉक्टर तुलिका सेठ का दावा, रेबीज वैक्सीन के बाद भी दिखे थ्रोम्बोसिस और प्लेटलेट्स की कमी के मामले। आषाढ़ शुक्रवार को चामुंडेश्वरी मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, प्रशासन ने की विशेष व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार के साथ। दिशा सालियन केस में सतीश सालियन के वकील नीलेश ओझा ने SIT के हलफनामे को बताया झूठा और अवैध। कोर्ट की अवमानना याचिका दायर। दिशा सालियन मौत मामले में एक नया मोड़ आया है। सतीश सालियन के वकील एडवोकेट नीलेश ओझा ने 17 जून को विशेष जांच दल के सदस्य शैलेंद्र नगरकर द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे को पूरी तरह से झूठा और अवैध बताया। ओझा ने बताया कि उन्होंने शैलेंद्र नगरकर और संबंधित सरकारी वकील के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका दायर कर दी है। ओझा ने कहा कि SIT द्वारा दायर किया गया हलफनामा न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है बल्कि अदालत के निर्देशों का भी उल्लंघन करता है। नहीं, कैसा है, ये गलत न्यूज चलाई जा रही है। कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दिया है। SIT के सदस्य जो उन्होंने एफिडेविट दिया और कल नहीं दिया, 17 जून को दिया है और वो पूरी तरह से झूठा भी है और गैर कानूनी है। और उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वो PI शैलेंद्र नगरकर और उनके जो ड्राफ्ट करने वाले सरकारी वकील है गावंड, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का और परजुरी का प्रोसिक्यूशन का अर्जी ऑलरेडी कोर्ट के रिकॉर्ड पे दे चुके हैं और कल हियरिंग को भी वो भी था। हमारा स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं है, सतीश सालियान का, नीतीश राणे जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं है और वो कह रहे हैं कि 2024 में 1.5 साल पहले जो कुछ स्टेटमेंट है उसके बेस पे रिपोर्ट बनाया गया, तो उसको क्या वैल्यू है। एक दूसरी चीज, हमारा कंप्लेंट है गैंगरेप और मर्डर का। सुप्रीम कोर्ट ने इसी महाराष्ट्र पुलिस का ऐसा ही एफिडेविट रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम्हारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तुम्हारा 174 का ADR का अहवाल जो है, इसके बेस पे तुम मर्डर का FIR रजिस्टर करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल इंक्वायरी टाइप होता है। जिस डिटेल इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसको कोई वैल्यू नहीं है। तो ये ऐसा गैर कानूनी भी है इनका। और इसके अलावा कल आदित्य ठाकरे ने भी एक एफिडेविट दिया कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि मुझे सुन के लो, और उसमें एफिडेविट में उन्होंने लिखा क्यों सुन के लो, बोले ये केस में ऑलरेडी CBI ने मुझे क्लीन चिट दिया है, तो बिहार पुलिस ने क्लीन चिट दिया है। हमने कहा ये सब झूठा एफिडेविट है, हमने CBI का से लाकर दाखिल किया। CBI ने कहा कि दिशा सलियन का केस हमने कभी इन्वेस्टिगेट किया नहीं और इसको कभी कोई क्लीन चिट दिया नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस में ऑलरेडी कॉग्निजेंस लिया और बोले केस क्लोज कर दिया। तो हमने कहा ऐसा कोई ऑर्डर हुआ नहीं, कोई, और इन्होंने कोई ऑर्डर दिया नहीं, हवा में बात है सिर्फ एफिडेविट पे। तो हमने कहा वो कोई आपका पाकिस्तान तालिबान का सुप्रीम कोर्ट है, वो यहाँ इंडिया में लागू नहीं होता है। तीसरी चीज, उन्होंने खुद का MLA का स्टेटस छुपाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो MLA है करके। क्यों नहीं बताया उन्होंने। हाँ, एफिडेविट में बोल रहे मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं उबाटा गट का लीडर हूँ, लेकिन MLA छुपा रहे। इसलिए छुपा रहे, उनको लगा कि ये छुपाने से उनके जो MP MLA कोर्ट, स्पेशल कोर्ट में मामला जाता है, फास्ट ट्रैक में जाता है, तो वो नहीं जाएगा, इसलिए झूठा एफिडेविट दिया। तो ऐसा एफिडेविट बनाने वाले वकील और एफिडेविट देने वाला व्यक्ति, ये सब लोग 7 साल की सजा के हकदार है परजुरी में और 6 महीने की सजा के हकदार है कंटेम्प्ट में। तो हमने वैसा अर्जी दे चुके हैं हम ऑलरेडी कोर्ट। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। एम्स के हेमाटोलॉजी विभाग के HOD डॉक्टर तुलिका सेठ का बयान। एम्स के हेमेटोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर तुलिका सेठ ने कहा कि हमारे विभाग में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कुछ रोगियों को रेबीज यानी कि भैंस का काटना या कुत्ते का काटना जैसे स्थापित टीकों के बाद भी रक्त जमाव यानी कि थ्रोम्बोसिस या प्लेटलेट्स की कमी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जैसी जटिलताएं देखने को। और अब अगली खबर। आषाढ़ शुक्रवार पर मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। आषाढ़ मास के दूसरे शुक्रवार को मैसूर स्थित प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पहले आषाढ़ शुक्रवार को ही 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। आने वाले शुक्रवारों यानी कि 4, 11 और 18 जुलाई और वर्धंती महोत्सव को भी भक्तों की भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। परिवहन एवं यातायात व्यवस्था प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की है। निजी वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित है। ललिता महल मैदान से KSRTC की मुफ्त बस सेवा सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक चलाई जा रही है।
ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲಂಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಬೇಡ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ತಾಕ್ಕೊಡ್ರಿ ಜೋರ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಸರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಡೀರಿ ಮೂವ್ ಹಾಕಿ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಸರ್ ಸಾಕು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಜೋರ್ ಪಕ್ಕ ಕುತ್ಕೋಣ ಸರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಬನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಒಳಕ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಸಾಕು ಬನ್ನಿ ಕೈ ಮುಗಿಯ ನಿಮಿಷ ಮಂಗಳಾರತಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಮೂವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸಾಕು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಸಾಕು ಮೇಡಮ್ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರತ್ತದೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಬಂದವನಿಗೆ ಆ ದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲಂಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಬೇಡ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ತಾಕ್ಕೊಡ್ರಿ ಜೋರ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಸರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಡೀರಿ ಮೂವ್ ಹಾಕಿ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಸರ್ ಸಾಕು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಜೋರ್ ಪಕ್ಕ ಕುತ್ಕೋಣ ಸರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಬನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಒಳಕ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಸಾಕು ಬನ್ನಿ ಕೈ ಮುಗಿಯ ನಿಮಿಷ ಮಂಗಳಾರತಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಮೂವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸಾಕು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಸಾಕು ಮೇಡಮ್ ಹೋಗಿ ಹಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರತ್ತದೆ और अब देखते हैं अगली खबर।
बनकाचरेला नहीं, पहले रायलसीमा की अधूरी परियोजनाएं पूरी करे। साकेत शैलजनाथ का चंद्रबाबू नायडू पर हमला। वाईएसआरपी के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री साकेत शैलजनाथ ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि केवल प्रचारात्मक घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि रायलसीमा क्षेत्र की अधूरी सिंचाई परियोजनाएं अब भी लंबित है। शैलजनाथ ने विशेष रूप से बनकाचरेला परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि आजकल मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जनता के सामने बहुत सारी बातें फेंक रहे हैं जो सिर्फ प्रचार है, जैसे कि बनकाचेर। और अब अगली खबर। अमरनाथ यात्रा 2025 में तीसरा जत्था सख्त सुरक्षा के बीच पंथा चौक से रवाना। अमरनाथ यात्रा के तहत तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था आज पंथा चौक स्थित यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बालटाल और नूनवान बेस कैंप के लिए रवाना हो गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए यात्रियों के काफिले को सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों की कड़ी निगरानी में रवाना किया गया। पूरे मार्ग पर ड्रोन सर्विलेंस, सीसीटीवी कैमरे और चेक पॉइंट्स के जरिए निगरानी की जा रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सभी संवेदनशील स्थानों पर तैनाती बढ़ा दी है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। गाड़ी वाले को इधर बुलाओ, बुलाओ इसको बुलाओ। सर हमको घर जाना है, वापस जा रहे हैं, जम्मू गाड़ी वाले को इधर बुलाओ, बुलाओ इसको बुलाओ। सर हमको घर जाना है, वापस जा रहे हैं, जम्मू
और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव हार चुके हैं इसलिए सवाल उठा रहे हैं पप्पू यादव के बयान पर संजय जायसवाल का पलटवार। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव को अपनी हार का एहसास हो चुका है, इसलिए वे अब बिना आधार के आरोप लगा रहे हैं। हमें पता है कि चुनाव हार चुके हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव को ये अच्छे से पता है कि वो चुनाव हार चुके हैं, इसलिए अब मतदाता सूची जैसे मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पप्पू यादव जी और तेजस्वी यादव जी इसलिए सवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं चुनाव हार गए हैं। और पप्पू यादव जी का जहां तक बॉयकॉट करने की बात है, वह अच्छे से जानते हैं कि वह 2004 जब से पारदर्शितापूर्ण चुनाव हुआ है, कभी भी वह अपने बल पे चुनाव जीत नहीं सके हैं। लालू जी ने आशीर्वाद दिया था तब एक बार वह चुनाव जीते थे, और उसके बाद जब इस बार के चुनाव में तेजस्वी जी ने आशीर्वाद दिया और जानबूझ के जदयू की एक अति पिछड़ा समाज की बेटी को वोट काटने के लिए खड़ा करके सभी को इशारा कर दिया कि वोट पप्पू यादव को देना है, तब जाके वह चुनाव जीते हैं। और परंतु उसके पहले वह हमेशा बूथ लूट के चुनाव जीता करते थे। जहां तक वोटर पुनर्निरीक्षण का बात है, 5 करोड़ लोगों को 2003 में जिनका नाम शामिल था उनको कुछ नहीं करना है। जिनके भी माता पिता का नाम 2003 में था, उनका उसी को भर देने से उनका काम चल जाएगा, क्योंकि वही सबूत है कि वह ठीक है। इसके अलावा जितने भी प्रमाण पत्र हैं वह सब वैलिड प्रमाण पत्र हैं। आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने ही स्ट्राइक डाउन कर दिया कि आप इसको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आप नहीं मान सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोटर लिस्ट में चाहते थे कि वोटर आईडी आधार कार्ड से लिंक हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको समाप्त कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आज वही लोग इसका रोना रो रहे हैं जो लोग यह जानते हैं कि 2025 का चुनाव वह हार चुके हैं और हारने के लिए एक बहाना बनाया जा रहा है, वरना इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई धांधली की संभावना है तो 2003 में लालू यादव जी के राज में यह वोटर पुनर्निरीक्षण आखिरी बार हुआ था। तेजस्वी यादव और लालू यादव को बताना चाहिए कि जब वह चारा घोटाला से लेकर अनेक घोटाला करने में सक्षम है, उसके बावजूद क्या वह किसी तरह का 2003 में घोटाला वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण में कर पाए थे? अगर कर पाए थे तो वह जनता को बताएं, उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन काम करेगी। और अगर माननीय नेहरू जी के ज़माने में, माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के ज़माने में, माननीय इंदिरा गांधी जी के ज़माने में और लालू यादव के ज़माने में वोटर पुनर्निरीक्षण में कोई दिक्कत नहीं हुई, महज 31 दिन में 2003 का वोटर पुनर्निरीक्षण समाप्त हो गया था। और उस समय ना आधार कार्ड होता था, ना कोई इस तरह की चीज़ होती थी। तब आज क्या दिक्कत है, यह जरूर समाज को लालू जी और पप्पू जी और तेजस्वी जी जैसे अफवाहों के जनक लोगों को बताना चाहिए। और अब अगली खबर, राज निवास मार्ग पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का उद्घाटन, रेखा गुप्ता ने किया हवन में शहद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राज निवास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने पारंपरिक हवन में भाग लेकर शुभारंभ किया और प्रदेश की शांति, समृद्धि एवं सुशासन की कामना की। बड़ी शांति से आप सब लोग जो पीछे खड़े हैं वो बैठ जाए। बस केवल ये मीडिया के मेरे बंधु खड़े होंगे, अपनी पोजीशन लेते रहेंगे। बाकी सभी लोग जो यहाँ इस यज्ञ में रेखा जी को अपनी शुभकामनाएं या जो मेरे वर्ग हैं वो अपना शीश देने आए हैं, या जो यहाँ पर जो प्रियजन हैं, जो समर्थक लोग हैं, जो भक्त वत्सल हैं, जो मित्रजन हैं, वे सभी लोग बैठ जाएंगे। यज्ञ में कोई भी कृपया खड़ा न रहे। घर में हमारी बहन प्रवेश करेंगे तो मुख्य द्वार पर भी जो हमारे आम के पत्ते और फूल मालाओं को द्वार पर रख करके वहाँ वरुण देव की स्थापना होती है। जहाँ बैठ कर के काम करना है वहाँ भी, जहाँ विश्राम करना है वहाँ भी, जहाँ रसोई घर में भी हम ये जल कलश को यहीं से यज्ञ के बाद व्यवस्था वहाँ बहन देखा
मुख्य द्वार पर तो रेखा बहन के हाथ में ही होगा और मनीष जी के हाथ में होगा। तो ये उस जल कलश के साथ कृष्ण गोपाल के साथ अपने परिवार के साथ मंत्रोच्चारण के साथ अंदर प्रवेश करेंगे। बोलिए ओम श्री ब्रह्मणे द्वितीय प्रहरारदे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाह विंशति तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे अद्य अहम स्व नवनिर्मित ग्रहे आत्म परमात्मा प्रीत्यर्थम सुख समृद्धि वृद्ध्यर्थम सर्व लोक कल्याणार्थम सर्व रोग निवारणार्थम यज्ञ कर्म करणाय भवन्तम ब्रह्माणम वृणेः। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। बीएमसी अतिरिक्त आयुक्त पर हमले के बाद मेयर सुलोचना दास का बयान, पुलिस की कार्रवाई की सराहना। भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू पर हुए हमले के बाद बीएमसी मेयर सुलोचना दास ने लोगों और पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के बावजूद लोगों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए और संविधान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। मेयर का बयान है कि मैं ओडिशा के लोगों का बीएमसी के प्रति समर्थन करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। पुलिस, खासकर कमिश्नरेट पुलिस ने भारी दबाव के बावजूद दोषी को गिरफ्तार किया है, जिसके लिए मैं उनकी आभारी हूं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उड़ीसा के जनता को, जिस तरह की उनने भुवनेश्वर महानगर निगम को सपोर्ट किए हैं, उनके साथ खड़ा हुए हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ था, एक ब्रूटली अटैक हुआ था हमारे जो ऑफिसर रत्नाकर साहू को, तो उसी टाइम ये सारे लोग जैसे समर्थन दिखाए, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। और ग्रेटफुल हूँ उड़ीसा पुलिस को, विशेष करके कमिश्नरेट पुलिस, इतना प्रेशर के बावजूद उनने मतलब जो भी कल्प्रिट है उनको अरेस्ट किए हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ। इस तरह के मतलब जो लोग ने आज अनसेफ फील कर रहे हैं वो होना नहीं चाहिए, ऐसे ही सेफ फील करना चाहिए और उनका विश्वास भी आइन के ऊपर रहना चाहिए। देखिए, पुलिस उसका काम कर रहा है, तो हम लोग ने बिलीव करते हैं जो भी इन्वॉल्व है उनको सारे अरेस्ट करेंगे और इसका मतलब ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे जिससे कोई भी इतना हिम्मत नहीं करेगा कोई पब्लिक ऑफिस के अंदर घुस के किसी को मारने के लिए। कर्मचारी ने भी बहुत आंदोलन किए थे, प्रोटेस्ट किए थे अंदर, उनकी सपोर्ट था। ओब्वियसली वो लोग 24 आवर्स लोगों के सेवा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ऐसे अटैक होगा तो सारे लोग उनके सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं और सारे लोग खुद को अनसेफ फील कर रहे हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने कलमछाड़ मतलब ये स्ट्राइक पे गए थे और आज उनने बिल्कुल काम करेंगे। उनने बता दिया कल जे नॉर्मली जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम करेंगे। जो ऑफिस में काम करेंगे उसको थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए, जैसे डिमांड करने की ओब्वियसली सीपी भुवनेश्वर से बातचीत हुए हैं, तो उनने एश्योरेंस दिए हैं कि सारे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करेंगे और हमारा भी जो सुरक्षा इंटरनल सुरक्षा सिस्टम है तो हम भी उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। बीएमसी में क्या सपोर्ट करेंगे? जी, हमारा बीएमसी में जो प्रॉब्लम हुआ था, जैसे हमारा जो आईसीओएमसी बिल्डिंग है उनका सारे सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्मार्ट सिटी के ऊपर था, लेकिन इसमें 3 महीने हो गया स्मार्ट सिटी का जो स्मार्ट सिटी को पता था कि हमारा जो सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमको किसी को उनने बताया नहीं, तो इसीलिए हम लोगों ने मीटिंग किए थे। वो सीसीटीवी नया लग रहा है और बाकी जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी गवर्नमेंट भी रखे, तो इसलिए वो इंटरनल सिक्योरिटी पूरी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पुणे दुष्कर्म मामले में शिवसेना एमएलसी डॉक्टर नीलम गोरहे ने की सख्त कार्रवाई की मांग। पुणे में हुई शर्मनाक दुष्कर्म घटना पर शिवसेना की एमएलसी डॉक्टर नीलम गोरहे ने कड़ी निंदा की है और उन्होंने कहा है कि इस घटना के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर नीलम गोरहे का बयान है कि ये एक घृणित कृत्य है, इसके खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुझाव भी दिए। बड़े आवासीय परिसरों में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था जरूरी है ताकि जो लोग डिलीवरी के लिए आते हैं उनका ध्यान रखा जा सके। उन्हें यह देखा जाना चाहिए कि वे कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आ रहे हैं। महिला के साथ घर में घुस के
शख्स रेप करता है, उसके बाद सेल्फी निकालता है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। कैसे नहीं, एक तो बात है कि आपको इसके पहले भी ऐसी घटनाएं बोबदेव घाट में हो गई थी, जिसमें अननोन लोग किसी औरत के ऊपर बार बार रेकी करते हुए वो कब अकेली है इसकी पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं और बाद में उस पर हमला करते हैं। ये बहुत ही एक घिनौती और घृणास्पद और जिसके बारे में और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी भी भावना है। मैंने कल डॉक्टर मिस्टर राठौड़ से बात की है, डिटेल बात की है, और जब तक वो सिक्योरिटी का सवाल है तो उसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में वो लोग और एक सिक्योरिटी भी रखे कि जो ऐसे डिलीवरी का नाम लेते हुए कोई आता है उसको अकम्पनी करके देखे कि वो कहाँ जा रहा है, कितने बजे वापस जा रहा है। और इसके लिए मैंने सीपी के लिए मेमोरेंडम भी दिया है और मेरा ये कहना है कि एक अच्छे से एसओपी बनाने चाहिए कि जो लोग इस तरीके से अंदर आते हैं उनकी कोई निगरानी हो, आई कार्ड का फोटो लिया जाए। और इस घटना में जल्द से जल्द कार्रवाई तो होगी, लेकिन अगर वो दूर भागा है, लेकिन जल्द से जल्द वो उसको अरेस्ट करने की कार्रवाई पुणे पुलिस करेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। लेकिन आपको पता है बोबदेव घाट के जो आरोपी थे वो बहुत दिनों के बाद मिल गए थे। मैम, आपने जिस तरह से एसओपीज की बात की, कहीं ना कहीं जो कुरियर कंपनीज के होते हैं, जो क्योंकि ये कुरियर का नाम लेके वहाँ पे घर में घुसा और बकायदा ये अपराध किया, तो कहीं ना कहीं एसओपीज वहाँ पे भी कुछ लागू होनी चाहिए। क्योंकि हमने हाल ही फिलहाल में देखा सैफ अली खान के घर पे भी एक शख्स घुस जाता है और फिर वहाँ पे स्टैप करता है उसको। एक्चुअली ऐसे डिलीवरी कंपनीज और इनको सबको एक ही तरीके से तोलना ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए हर घर में ये सर्विस का बहुत बड़ा उपयोग भी होता है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या जिनको मदद चाहिए। क्योंकि जब से कोविड हो गया उसके बाद में ये बिजनेस बहुत आया है। हालांकि गिग वर्कर्स जो है इनका भी एक मेमोरेंडम मेरे पास आया है कि कई बार उनको बिना वजह पीटा जाता है, घर में कुत्ते छोड़े जाते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनके लिए गवर्नमेंट को एक फेडरेशन बनाना चाहिए और उसी के साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जरूरी करना चाहिए। थैंक यू सो मच। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में मुख्यमंत्री का जन सेवा सदन हुआ उद्घाटित, कपिल मिश्रा ने बताया खास मकसद। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री के नए जन सेवा सदन के उद्घाटन की जानकारी देते हुए कहा कि यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री का निवास या कार्यालय आम जनता के लिए खुला है। कपिल मिश्रा के मुख्य बिंदु आज मुख्यमंत्री का जन सेवा सदन उद्घाटित हुआ। ये पहला दिन है और मीडिया व कैमरों के लिए भी खुले हैं ताकि आम जनता के लिए किए गए सभी इंतजाम देखे जा सके। 11 साल बाद मुख्यमंत्री का निवास या कार्यालय जनता के लिए खोला गया है। आज से मुख्यमंत्री जन सेवा सदन की ये लोकार्पण किया जा रहा है, जनता को अर्पित किया जा रहा है और ये पहला दिन है। आप देख सकते हैं इस सेवा सदन को, इसमें जो व्यवस्था है, जो भी जनता की सुनवाई के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उस मीडिया के कैमरों के लिए खुला है। 11 साल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई घर या दफ्तर जनता के लिए खोला गया है। मीडिया के कैमरे पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ जनता से मिलती हैं, कहाँ लोगों से मिलती हैं, कहाँ जन सुनवाई होती है, कहाँ अधिकारी बैठते हैं। पिछले 11 सालों में कोई कैमरा अलाउड नहीं था, ना मीडिया को अनुमति थी, ना उनके विधायकों और मंत्रियों को अनुमति थी। कोई विधायक और मंत्री पिछले 11 साल में केजरीवाल के घर की एक भी फोटो नहीं दिखा सकता। उनके कैमरे, मोबाइल बाहर रखवा लिए जाते थे। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये पर्दे आप देख लो किस प्रकार के पर्दे यहाँ लगे हैं। जितने में केजरीवाल के शीश महल के पर्दे लगे थे, उससे कम पैसों में पूरा मुख्यमंत्री जन सेवा सदन बनकर तैयार है। उसमें मुख्यमंत्री का दफ्तर, उसमें वेटिंग रूम, उसके कंप्यूटर, उसके प्रिंटर, उसका सोफा, उसकी कुर्सी, सब मिला के भी केजरीवाल के शीश महल के पर्दों से कम खर्चे में बनाए। और इसका टेंडर डॉक्यूमेंट भी पब्लिक में है। शीश महल का उन्होंने टेंडर भी छुपाया, फोटो भी छुपाई, मीडिया भी नहीं आने दिया, जनता को भी नहीं आने दिया। और जो छुपे छुपे 11 साल रहते थे, आज वो अपना मुंह छुपा के घूम रहे हैं। और जिनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, उस मुख्यमंत्री के सारे दरवाजे पहले दिन से मीडिया के लिए भी खुले हुए हैं और जनता के लिए भी खुले हुए हैं। 11 साल में पहली बार जैसे आप कह रहे मीडिया के लिए आए हैं, क्या कुछ रहेगा इसमें, कैसे कार्रवाई यहाँ पे चलेगी और सिस्टम क्या? मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इधर से अगर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ मुख्यमंत्री जी का कक्ष है और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी जनता से मिलेंगी, लोगों से मिलेंगी। इस कुर्सी पर मुख्यमंत्री जी बैठेंगी, यहाँ पर सुनवाई होगी, अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था है, वेटिंग रूम है। इस तरफ यहाँ पर कंप्यूटर लगे हैं, प्रिंटर लगे हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। एक एक शिकायत जो आएगी अधिकारियों को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। एक्शन लेने के लिए पूछा जाएगा, कितने दिन में एक्शन लिया गया, किस सुनवाई का समाधान किया गया, उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो पूरा एक जनसुनवाई केंद्र में जनता के लिए जो भी बेसिक सर्विसेज होनी चाहिए वो सारी यहाँ जनसेवा केंद्र में, सदन में है। पूर्व मुख्यमंत्री जो है मेरे सामने, उन्होंने कहा कि पहले तो दिल्ली सरकार
जब डिसीजन ले रही है तो कुछ दिन बाद उसे कहती है गलत डिसीजन हो गया, फिर पत्र लिखकर ड्रामा करती है कि वापस नहीं, ले देखिए, रही है। आतिशी हो या केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, ये दिल्ली की जनता को केवल झूठ बोल रहे हैं। वो डिसीजन कोर्ट का था और वो आम आदमी पार्टी की पॉलिसी के कारण था। सिसोदिया ने स्वयं उस पॉलिसी को निर्धारित किया था, उसकी वीडियो है ना, कोई चीज़ छुपी हुई तो नहीं है। और कोर्ट का जो निर्णय था वो भारी पड़ रहा था जनता के ऊपर भी, और हम उससे असहमत हैं, मुख्यमंत्री जी उससे असहमत हैं। हमने कोर्ट को लिख के भेजा है। आप दिल्ली की जनता के साथ इस प्रकार का, और वही गाड़ी अगर मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में चल सकती है, वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं कर रही, तो दिल्ली में क्यों पॉल्यूशन कर रही है? तो आतिशी को और आम आदमी पार्टी को ये समझना चाहिए कि झूठ बोलने के कारण वो सत्ता से बाहर हुए हैं, फिर झूठ बोलेंगे तो बाहर ही रहेंगे। आखिरी सवाल, ये कार्यालय या फिर आज मुख्यमंत्री का आवास जो है, किस तरह से अलग है अरविंद केजरीवाल के कार्यालय और? भाई, वहाँ पे आप कभी अलाउड ही नहीं थे। आप कभी गए क्या? मीडिया कभी गया? कोई भी कैमरा गया कभी केजरीवाल के दफ्तर में? यहाँ पहले दिन मीडिया आ रहा है, जनता आ रही है, मोबाइल अलाउड है, कैमरे अलाउड है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है, हमारे दरवाजे खुले हैं, उनके दरवाजे तो क्या, खिड़कियाँ भी बंद थी। एक फ़ोटो उनके दफ्तर की आज तक बाहर नहीं आने दी गई, क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए था। और हमारा पहले दिन सारे मीडिया के लिए एंट्री ओपन है, क्योंकि हमारे पास, मुख्यमंत्री जी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उद्देश्य है जनसेवा, और उसी उद्देश्य से इस सदन को आज जनता को अर्पित किया जा रहा है। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कोविड वैक्सीन और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को किया खारिज। मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कोविड वैक्सीन और उसके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर उठ रही चिंताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि अब तक ICMR और अन्य विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के शोध में कोविड वैक्सीन और दिल के दौरे या अचानक मृत्यु के बीच कोई सीधे संबंध नहीं पाए गए। मंत्री का बयान है कि कोविड वैक्सीन ने करोड़ों लोगों की जान बचाई। हालांकि कुछ चिंताएं हैं, खासकर मेडिकल पेशेवरों के बीच कि कोविड और वैक्सीन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन वर्तमान में कोई निर्णायक प्रमाण इस बात का समर्थन नहीं करता। See, as far as the research goes on COVID vaccine so far, and the reports that have come from various agencies, and including ICMR and other reputed research agencies across the world, no direct link has been found between the COVID vaccine and these kind of heart attacks, or untoward such sudden issues which are causing death. And of course, the vaccines that were given definitely has saved lots of lives. Lakhs and lakhs of people's lives have been saved. And I don't think there's any connection so far established by any proper, well-known organization that there is some linkage, because it requires a lot of research, a lot of data analysis, and a lot of in-depth, processes. Of course, Chief Minister was raising an apprehension, which is there amongst many people, including the medical fraternity, that the COVID vaccine and COVID has had an impact on people's lives. Well, that is a different issue, and that needs to be, like I said, properly researched and found out if there's any such linkage. As of now, nothing like that is there. So, even the Hassan deaths, I don't think we can connect it to COVID vaccine as such. Anyway, we have experts committee is looking into it, and see whether anything abnormal has happened there, or anything sudden which has got sudden development which is unconnected to health issues has happened. That has to be checked up. No, I don't think. Let them complete the report, because we had given them about 10 days time, so they're looking into everything. And once they submit the report, I don't think we should unnecessarily speculate now, because this will lead to discussions which are not required. I think let us find out exactly what happened, how it happened, because there is an increase in heart attacks across the younger age also, but that is connected to so many other issues. People, due to their lifestyle, their habits, and the stress levels that are high, pollution, environmental issues, all these things are affecting habits. All are affecting, and this is well documented, that incidence of heart attacks, cancers, other early onset of diabetes, early onset of blood pressure, all this is happening, and that is a problem that is we are all aware of, and that is we are trying to educate people about how to lead their lives. So that is a different issue, and I don't think we can connect. We should not connect unnecessarily things that are not yet established. We can't just speculate on that. See, Hassan has come into question because of some news report, and based on certain data that came out, that there had been a spurt of deaths, and we are looking into it. I mean, there are in every place
people do die due to health reasons, whether it's heart attack or various strokes or various other problems. Uh, and definitely, let's wait for the report, because is there anything abnormal? Is there anything out of the way that has happened? Unknown factors that have played a role? We have to see that, and then only then compare it to other districts and other state averages, and then check and see what is the true cause of these deaths, and is it an abnormal number? That also we're not sure of. So we have to just check, and then we will let you know. और अब आइए देखते हैं अगली खबर। चिन्नपटना के पास पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग, तेज रफ्तार में दौड़ती ट्रेन का वीडियो हुआ वायरल। चन्नपटना के पास पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस के इंजन में अचानक आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। ये घटना उस समय सामने आई जब ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और इंजन से आग की लपटें निकलती हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी है कि आग इंजन में लगी, ट्रेन तेज रफ्तार में थी। आग की लपटें और धुआं दूर से भी साफ दिखाई दे रहा था। किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। ट्रेन के बाद में रोका गया और दमकल विभाग को सूचना दी गई। रेलवे अधिकारियों ने आग पर काबू पाने की कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी है।
और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव से पहले नागरिकता दस्तावेजों को लेकर विवाद, सीपीआई नेता रामकृष्ण पांडा ने चुनाव आयोग की मंशा पर उठाए सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा नागरिकता से संबंधित दस्तावेजों की मांग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रामकृष्ण पांडा ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए हैं। रामकृष्ण पांडा का बयान है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि चुनाव आयोग इस समय इन सभी दस्तावेजों की मांग क्यों कर रहा है, इसकी जरूरत क्या है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। चुनाव आयोग की ये कवायद लोगों से उनका मतदान का अधिकार छीनने की कोशिश करती है। हमें ये पता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत क्या हुआ कि वो आखिरी मोमेंट में ये तमाम कागजात मांग रहे हैं। इनकी ज़रूरत क्या है? 2026 को एक इलेक्शन का जो वो लोग बनाया था, एनरोल किया था, उसका पिछले इलेक्शन में भी वो लोग बनाया था। अगर उनको कागजात ज़रूरत है तो पहले बताते। बिहार का जो ग्रामीण जनता है, बिहार में देहात में जो रहने वाले जो लोग हैं, वो काम का तलाश में गांव से शहर आते हैं काम करने के लिए। किसी को तो बिहार से बाहर जाना पड़ता है। कोई दिल्ली में काम करते हैं तो कोई तमिलनाडु में काम करते हैं, कोई केरल में जाके काम करते हैं। और जानबूझकर ये लोगों को वोट दान से वंचित करने के लिए, इनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए इलेक्शन कमीशन जानबूझकर बोल रहा है कि आपको ये कागजात देना है, वो कागजात देना है। कागजात देना है तो एक कागजात देने से काफ़ी है। उनका नाम वोटर लिस्ट में है और उनको आप वोटर लिस्ट से बाहर निकालना चाहते हो, उनको वोट देने का अधिकार से वंचित करना चाहते हो। तो हम लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर को मिला, इलेक्शन कमिश्नर को अपना बात बताया कि आप ये मत करो, जो पुराना वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट को आप एक्सेप्ट करो। अगर किसी को नया ऐड करना है तो आप नया ऐड करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कोई भी वोटर बिहार का वंचित ना हो वोट दान से, इसको इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना है। अगर वो नहीं करते तो लगता है जैसे कि बीजेपी सरकार का, बीजेपी का, मोदी जी का, एनडीए का, नीतीश जी का दबाव में वो काम कर रहे। वो इंडिया गठबंधन को हराना चाहते और एनडीए को सत्ता में लाने के लिए ये काम कर रहे। ये बिहार का जनता को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को जो एनडीए के साथ नहीं है, उनको एक्सेप्टेबल नहीं। और आइए अब देखते हैं अगली खबर। खबर यात्रा में नेम प्लेट विवाद पर बोले एसपी सांसद अवधेश प्रसाद, कहते हैं कि ये समाज को बांटने की साजिश। खबर यात्रा को लेकर नेम प्लेट विवाद पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की गतिविधियां समाज को बांटने के उद्देश्य से की जा रही है। अवधेश प्रसाद का बयान, इसका मकसद समाज को बांटना है। हमारे शासन में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये देश किसी एक जाति या समुदाय का नहीं बल्कि सबका है। कांवड़ यात्रा में शामिल यात्रियों का स्वागत है और कांवड़ यात्रा कोई नया नहीं है। बहुत दिनों से हमारी परंपरा रही है। कांवड़ में तमाम लोग शरीक होकर के और गंगा जल से और शंकर जी के उस पर लगाते हैं। बाराबंकी में पारिजात का पेड़ है, हमने भी दर्शन किया है। तो और इसी महीने में होता है, तो उनके सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि कांवड़ यात्रा पूरे प्रदेश में अमन और चैन के साथ, शांति के साथ निकले और जो उसमें जो भी शरीक हैं, यात्री हैं, उनको किसी तरह से कोई कठिनाई नहीं। अब ये है कि जोगी बाबा ने अलग फरमान कर दिया है कि नेम प्लेट लगाई जाए। ये नेम प्लेट लगाने का तो मंशा है समाज को बांटने का, समाज को जोड़ने का नहीं है। ये समाज को तोड़ने का है। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी सरकार थी, माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं, उनके नेतृत्व के बाद माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार थी। कभी इस तरह का कि नहीं है
कि नेम प्लेट लगाया जाए कि मुसलमान है। इसका ये देश किसी एक जात बिरादरी का देश नहीं है, ये देश सबका है। इस देश की आजादी के लिए देश के सभी लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे। उसकी मिसाल है फैजाबाद में ही अश्फाकुल्ला साहब, फैजाबाद की जेल में देख लो, इनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। और यही नहीं, भगत सिंह है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है, राजेंद्र सिंह लहरी है, ये सारे लोगों ने मिल करके इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ा था और अपने देश वासियों का राज बनाया था। क्या इसीलिए बनाया था कि हमारी सरकार होगी, स्वदेशी सरकार होगी, अपने लोगों की सरकार होगी, तो समाज को बांट करके काम किया जाएगा, पहचान करके किया जाएगा कि मुसलमान हैं, ये फला जात के हैं, फला जात की ये है। ये देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी शुरुआत नहीं। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में बोले पीएम मोदी, प्रधानमंत्री कमला को भारत की बेटी मानता है बिहार। पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की यात्रा के दौरान एक भावुक संबोधन में वहां की प्रधानमंत्री कमला को बिहार की बेटी बताया। उन्होंने कहा कि भारत और विशेष रूप से बिहार की विरासत पूरे विश्व के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान कि भारत की जनता प्रधानमंत्री कमला को बिहार की बेटी मानती है क्योंकि उनके कई पूर्वजों की जड़ें उस पवित्र भूमि से जुड़ी है। बिहार और भारत की सांस्कृतिक विरासत पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात है। You are not just connected by blood or surname. You are connected by belonging. India looks out to you. India welcomes you. And India embraces you. Friends, प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई है। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। People in India consider Prime Minister Kamala ji as the daughter of Bihar. यहां उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकलेंगे। Like Kamala ji, there are many people here whose roots lie in Bihar. The heritage of Bihar is a matter of pride for all of us. Friends, I'm sure everyone among you feels proud when India grows. For New India, even the sky is not the limit. You are not just connected by blood or surname. You are connected by belonging. India looks out to you. India welcomes you. And India embraces you. The strength and support of our diaspora, with over 35 million people
spread across the world. The Indian diaspora is our pride. And I have often said, each one of you is a Rashtradoot, an ambassador of India's values, culture, and heritage. This year, when we hosted the Pravasi Bharatiya Divas in Bhubaneswar, Her Excellency President Christine Karla Kangaluji was our chief guest. A few years ago, Prime Minister Kamala Prasad Bisesarji had also honored us with her presence. At the Pravasi Bharatiya Divas, I announced several initiatives to honor and connect with the Girmitiya community across the world. We are mapping the past and bringing people closer for the bright future. We are actively working on creating a comprehensive database of the Girmitiya community, documenting the villages and cities in India from which their ancestors migrated. Identifying the places where they have settled, studying and preserving the legacy of the Girmitiya ancestors, and working to organize World Girmitiya conferences regularly. This will support the deep and historic ties with our brothers and sisters in Trinidad and Tobago as well. Today, I am happy to announce that OCI cards will now be given to the 6th generation of the Indian diaspora in Trinidad and Tobago. और अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।